नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 फरवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे प्रमुख टॉपिक जो होगा आज का पहला टॉपिक, उससे आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम में 3 बार पूछा गया है और मेंस में भी 3 बार पूछा जा चुका है। 16वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन जो हैं ये सामने आए हैं। अरविंद पनगढ़िया जी इसके अध्यक्ष थे, तो इसके रिकमेंडेशन से सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाता है, मेंस हो प्रीलिम हो। तो इसे आज ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। हेडलाइन देखें क्या है। सबसे प्रमुख जो हेडलाइन है आज का, कल एक लोकतंत्र का एक शानदार सा प्रदर्शन देखा गया। ममता बनर्जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए आ गई एसआईआर के इशू पर, और एसआईआर के तहत जो बहुत सारे लोगों का नाम डिलीट किया गया है उसके लिए वो खुद ही आ गई सामने और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस भी लड़ा। देश की पहली महिला सीएम हैं और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी, देश की पहली सीएम है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद ही लड़ा। तो बड़ा ही अद्भुत सा ये था, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये सवाल क्या पता आपसे पूछ ले। वुमेन एम्पावरमेंट का अगर सबसे शानदार उदाहरण देखना है तो आप इन्हीं क्षेत्रों में देखिए, ये सबसे शानदार उदाहरण होता है। ममता बनर्जी का मैं कोई फॉलोअर नहीं हूँ या कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरह से ये स्ट्रीट फाइट करती हैं, स्ट्रीट फाइट का मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के सबसे पहले जो सड़क पे आती हैं तो ममता दीदी ही हैं। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत सा क्षण था। एक बड़ा ही शॉकिंग सा कल न्यूज़ हुआ जो आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि एक तकनीक के परिवर्तन से कितने बड़े स्तर का नुकसान हो सकता है। ठीक है, हुआ क्या, एक एआई टूल लॉन्च किया गया है अमेरिका में, और वो एआई टूल इतना ज़्यादा एडवांस है कि उसके कारण से कल भारत के स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में आईटी सेक्टर के जितने भी शेयर थे, कोरोना के बाद सबसे बड़ा डाउनफॉल उनका एक दिन में हुआ। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, इन्फोसिस के 7.5% शेयर कल गिर गए। इन्फोसिस लाखों करोड़ों की कंपनी है, उसका 7.5% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसी प्रकार से टीसीएस है, और भी सही कई सारी आपको कंपनियां दिख रही हैं जिन सब के आप देखिए शेयर में कितने बड़े स्तर का धराम हुआ है। मतलब इसको कहा जाता है बिल्कुल ही गिर गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो एक ही है, जिस कारण को बताया जा रहा है कि अमेरिका में एक एआई टूल लॉन्च हुआ है। उस लॉन्च के बाद से माना जा रहा है कि आईटी सेक्टर में ये जो कंपनियां काम करती थी उन काम में बहुत बड़ी मात्रा इनके काम का रह ही नहीं जाएगा। वो सब कुछ ऑटोमेटिक एआई के द्वारा कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तकनीकी परिवर्तन। जैसे इतिहास में जब आप पढ़ते हैं कि केमिकल नील के बनने के कारण से भारतीय नीलहे किसानों की दुर्दशा आ गई थी क्योंकि उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा था, वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और ये केवल भारत की कंपनियों के साथ नहीं है, दुनिया भर की तमाम आईटी सेक्टर की कंपनियों के साथ में है, जिन्होंने कल बिल्कुल ही गोता लगा लिया। तो इस एआई टूल के बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे कि क्या है ये एआई टूल और क्या क्या इसमें कही जा रही है और आने वाला भविष्य इसका क्या होगा। शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है आज। उससे पहले बता दूं कि 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए जिन्हें प्रैक्टिस करना हो लगातार 6 मंथ का प्रैक्टिस, यानी कि अभी से लेकर के 13 फरवरी से लेकर के 13 जुलाई तक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। शुरुआत में 100 क्वेश्चंस जो दूंगा वो मिक्स नहीं होगा, वो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज होता है, आसान से कठिन स्तर के। तो पॉलिटिक्स हम लोग शुरू करेंगे, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसी तरह से करते जाएंगे, और मई, जून, जुलाई में हम लोग मिक्स सेट को अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले तो सारे सब्जेक्ट में आपके कंप्लीट करवाऊंगा। जिन्हें भी जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको जुड़ने से। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है सबसे प्रथम टॉपिक, लेकिन सबसे नीचे चल के सबसे पहले सवालों पर ज़रा एक नज़र मारिए कि क्या सवाल पूछे गए हैं और किस प्रकार से आपसे मेंस एग्जामिनेशन में भी और पीटी में भी पूछा जा सकता है। 2023 यूपीएससी प्रीलिम का सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया है। यूपीएससी का सवाल है तो हिंदी तो उनका माशाल्लाह उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी मेरी उर्दू है। हम दोनों, मुझे उर्दू नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। इसी तरह का यहाँ पर है
इसमें यह कहा जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय अंतर के अलावा, मतलब जनसंख्या और आय अंतर के अलावा किन किन पैमानों को वित्त आयोग ने रखा हुआ है कर के आवंटन में, बंटवारे में, ये पूछा गया है। इन चारों में से आपको चयन करना था, आप इसमें एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5, इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। इसी तरह का एक और सवाल 2015 में पूछा गया था। 14वें वित्त आयोग के बारे में ये 2 स्टेटमेंट देकर के सवाल पूछे गए थे। इसी प्रकार से मेंस एग्जामिनेशन को अगर हम लोग देखेंगे, 2021 में से पूछा गया है, 2018 में से पूछा गया है, 2013 के यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा चुका है। बीपीएससी में जो पूछा गया है वित्त आयोग से, तो एक सवाल पूछा गया है कि वित्त आयोग के बारे में बेसिक जानकारी पूछी गई है। ये पूछा गया है कि कौन सा आयोग निम्न में से है जो कर के आवंटन के लिए रिकमेंडेशन देता है। एक सवाल पूछा गया है कि भाई वरीयता क्रम में वित्त आयोग का अध्यक्ष कहाँ पर आते हैं। तो ये पहले का बीपीएससी एग्ज़ाम था, लेकिन अब जो पूछा जाएगा आपसे वो इसी लेवल का एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा 72 में भी, क्योंकि बीपीएससी का स्तर अब बिल्कुल ही अलग है। देखिए क्या रिकमेंडेशन किया है इन्होंने, ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे, बाइलिंगुअल ही रखूँगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। अरविंद पनगठिया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 280 के द्वारा यह एक संवैधानिक आयोग है जिसका काम है केंद्र और राज्य के बीच में कर आवंटन को लेकर के रिकमेंडेशन देना। कर आवंटन मतलब 100 रुपया अगर कर इकट्ठा हुआ है तो ऐसे कर जिनका बंटवारा राज्यों के साथ किया जाता है, वो बंटवारा किस हिसाब से किया जाए, इसको लेकर के रिकमेंडेशन वित्त आयोग देता है। संवैधानिक बॉडी है, नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है और इसके काम को संसद के पटल पर भी रखा जाता है। जैसे अभी बजट से ठीक पहले वित्त आयोग के रिकमेंडेशन को संसद के पटल पर रखा गया और इसमें जो सुझाव दिए जाते हैं केंद्र सरकार उसको मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर केंद्र सरकार वित्त आयोग के रिकमेंडेशन को वरीयता देती है और मानती भी है, लेकिन बाध्यता नहीं है मानने की। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, तो ये संघवाद का उदाहरण हो गया जिसमें संघवाद को बढ़ावा देने के लिए वित्त आयोग रिकमेंडेशन देती है। इसी प्रकार से भाइयों बहनों राज्यों में भी वित्त आयोग होते हैं जिनको स्टेट फाइनेंस कमीशन कहा जाता है। वो क्या करती हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को कितने सारे आवंटन किए जाएंगे कर में से, पंचायतों को किस प्रकार से आवंटन किया जाएगा, इसका काम जो है, सुझाव जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो करता है। ठीक है, इसी प्रकार से केंद्र में, केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा कैसे होगा, इसका रिकमेंडेशन सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है ये करता है। इन दोनों में अंतर को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, दोनों ही संवैधानिक बॉडी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रीलिम एग्जाम में संवैधानिक बॉडी से एक सवाल की गारंटी होती है, कैसे भी पूछा जाए एक सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से जरूर पूछे जाते हैं पॉलिटी के हिस्से में। ओके, अब जरा समझते हैं ये रिकमेंडेशन को और क्या क्या कहा जा रहा है, उन चीज़ों को समझते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, कोई कठिन नहीं है। शब्दावली कोई कठिन आएगा तो मैं यहाँ पर बैठा ही हूँ। 16वें वित्त आयोग 26 से 31 की पुरस्कार अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 26 से 31 के लिए रिकमेंडेशन दे दिया है कि अभी से 31 ईस्वी तक के लिए कौन कौन सी चीज़ों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा और कर के आवंटन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, इन सभी का रिकमेंडेशन दे दिया गया है। केंद्रीय बजट 26-27 के साथ संसद में पेश की गई अनुशंसाएं पात्रता आधारित इंटाइटलमेंट बेस्ड अंतरों से हट करके अनुपालन संचालित कंप्लेंस ड्रिवेन राजकोषीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती। अब इसी पर, इस एक लाइन पर, पात्रता आधारित से अनुपालन संचालित पर पूरा का पूरा निबंध बन सकता है बंधुओं, मेंस का सवाल बन सकता है। अगर आप सोचने पर आए तो क्या बन सकता है, सोचिए जरा। अनुपालन का मतलब क्या होता है और पात्रता का मतलब क्या होता है। पात्रता का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अधिकार है आपके पास में, एलिजिबल हैं आप। अनुपालन का मतलब होता है किसी क्षेत्र में एलिजिबल ही नहीं बल्कि आप उस पर काम भी कर रहे हैं। ठीक, तो पहले अगर आप पात्र थे उससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब है कि आपने कितना ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन चीज़ों को लेकर के किया है।
ठीक, राजकोषीय संघवाद में ये परिवर्तन आ रहा है। पहले पात्रता पर आधारित आवंटन था वित्त आयोग के जरिए, लेकिन अब उसको हम अनुपालन संचालित आवंटन कह रहे हैं। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, इसका उपयोग कीजिएगा मेंस आंसर राइटिंग में, निबंध लेखन में, बोलने में। पूछा जा सकता है आपसे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं आई है, फैक्ट बताइए मुझे वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कर अंतरण, क्या क्या अनुशंसाएं की गई है? तो यह केंद्र सरकार के करों का विभाज्य पूल का वह प्रतिशत है जो राज्यों को दिया जाता है। केंद्र सरकार ने असूले हैं, उनमें से राज्यों को देती है सीधा सीधा। 16वें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय करों के विभाज्य पूलों में राज्यों का हिस्सा 41% पर ही रखा गया है। 15वें वित्त आयोग से अपरिवर्तित है। इसको लेकर के सारी राज्य सरकारें खूब हल्ला करती हैं, सब करती हैं, चाहे बीजेपी शासित हो, नॉन बीजेपी हो, सब। 41% ही क्यों दे रहे हैं आप, हमें 50% दीजिए, इसमें कर में 41% हिस्सा ही हमें मिल रहा है। पिछले वित्त आयोग ने भी यही रिकमेंड किया था, इस वित्त आयोग ने भी यही किया है, इसे जरा बढ़ाइए। कर अंतरण में 41% पिछले जैसे ही किया गया है इस बार भी। विभाज्य पूल में सकल केंद्रीय कर राजस्व से उपकर, सेस, अधिभार और संग्रहण लागत, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को शामिल नहीं किया जाता है। क्षेत्रीय कर अंतरण वह सूत्र है जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है उस 41% के पूल में से प्रत्येक राज्य को ठीक ठीक कितनी राशि प्राप्त होगी। 16वें वित्त आयोग ने आर्थिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव प्रस्तुत किया है, जिस बदलाव को हम लोग देखेंगे कि राज्यों के बीच वितरण संशोधित कर वितरण सूत्र पर आधारित है, जिसमें आय अंतर 42.5%, जनगणना के अनुसार 17.5%, 100 रुपया मिल रहा है, उसमें से 42.5% आय के अंतर मतलब इनकम के डिफरेंस के आधार पर मिलेगा आपको। जनसंख्या के आधार पर 17.5% मिलेगा आपको। 10% जनांकिकी प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से 10% मिलेगा। वन और परिस्थिति पर के हिसाब से 10% आपको मिलेगा। जीडीपी में योगदान के लिए 10% नए भार को शामिल किया गया है इस बार से ही। पहले था राजकोषीय प्रयास, जिसको टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट कहा जाता था। 15वें वित्त आयोग में राजकोषीय प्रयासों के तहत में पैसे का आवंटन किया जाता था 10%, कि आपने अपने फिस्कल डेप्ट को, फिस्कल घाटे को, फिस्कल जो नीति है उसको कितने अच्छे तरीके से आपने शामिल किया है, इसके आधार पर 10% दिया जाता था। तब उसको ख़त्म कर दिया गया। अब दिया जाता है कि देश की जीडीपी में आपने कितना पार्टिसिपेट किया है, उसके आधार पर 10%। यानी 15वें और 16वें में अगर अंतर देखेंगे तो सबसे बड़ा अंतर यही है। ठीक है, अब जो सवाल आपसे पूछेगा वो ये है, 15वें और 16वें में अंतर से इनकम डिस्टेंस के आधार पर 45% था, यहाँ 42.5% किया गया है। जनसंख्या का आधार 15% था, यहाँ 17.5% किया गया है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन पर 12.5% था, यहाँ 10% किया गया है। क्षेत्रफल पर 15% था, यहाँ 10% किया गया है। वन क्षेत्र के आधार पर 10% था, यहाँ 10% ही फिक्स है। कर और राजकोषीय प्रयास पर 2.5% दिया जाता था, जिसको खत्म कर दिया गया है, और जीडीपी में योगदान के आधार पर 10% अब दिया जाता है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये मुख्य रूप से अंतर है, और इसे आपको याद रखना पड़ता है किसके आधार पर कितना % दिया जा रहा है। ये अगर याद नहीं रखेंगे आप तो प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते, कठिनतम सवाल इसी परसेंटेज से पूछेगा आपसे वो। ठीक है, अगर परसेंटेज याद नहीं रख सकते तो कम से कम ये जरूर याद रखिए कि किन किन आधारों पर आवंटन किया जाता है राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा पैसे का। और अगर वो भी याद नहीं रख सकते हैं तो कृपया महत्वपूर्ण को जरूर ही याद रखें, जैसे वन क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, जीडीपी में योगदान परिवर्तन किया गया है। पहले था फिस्कल रूप से आपकी पॉलिसीज के आधार पर मिलता था, अब है कि जीडीपी पार्टिसिपेशन, देश के जीडीपी में आपका कितना पार्टिसिपेशन है उसके आधार पर 10 रुपया आपको मिलता है 100 में से। इतना ही आसान है इस चीज़ को समझना। ठीक है, जीडीपी में योगदान, राष्ट्रीय जीडीपी में किसी राज्य के आर्थिक योगदान को मान्यता प्रदान करने वाला यह एक नया मानदंड है, जिसने पूर्व के कर और राजकोषीय प्रयास, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट पैरामीटर का स्थान लिया है।
टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, आप टैक्स कलेक्शन और राजकोषीय नीति को कितना बेहतर करने का काम करते थे, उस पर पहले 10 रुपये, उस पर 2.5 रुपया मिलता था, जिसके जगह पर अब मिलता है जीडीपी पार्टिसिपेशन के आधार पर 10 रुपया। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अंतर से ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते अनुदान सहायता। इस टॉपिक को जरा मैं ज़्यादा समय इसलिए दे रहा हूं बंधुओं, भाइयों बहनों, क्योंकि यह टॉपिक आपके इस वीक का बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप दिन भर जियो पॉलिटिक्स पढ़ते रहते, उससे सवाल आता है एक नहीं, इंटरेस्टिंग है इसलिए आप उसको पढ़ते हैं, जबकि सवाल यहाँ से पूछता है। 16वें वित्त आयोग ने 5 वर्ष की अवधि में कुल 9.47 लाख करोड़ रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की है। आप अनुदान दीजिए। इनमें शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान भी शामिल है। राज्यों को आप पैसा देंगे। स्थानीय निकायों हेतु अनुदान की बात की गई है। 8 लाख करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है, जिसमें 4.4 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण और 3.6 लाख करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों का आवंटित किया गया है। यानी कि ग्रामीणों को ज़्यादा प्रदान किया गया है अनुदान। ये भी देखिए, स्थानीय निकायों में लोकल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं हम। लोकल बॉडीज़ में पंचायतों को अधिक अनुदान मिला है शहरों के कंपैरिजन में। ठीक, सभी स्थानीय निकाय अनुदान पर 3 शर्तें लागू होंगी। संविधान के अनुसार लोकल बॉडीज का गठन किया जाएगा। अस्थायी और ऑडिटेड खातों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण, राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन किया जाएगा, तभी आपको यह अनुदान मिलेगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में नियमों के आधार पर आपकी लोकल बॉडीज होनी चाहिए और उनका ऑडिट भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राज्य वित्त आयोग भी समय समय पर गठित होना चाहिए और वो अपने रिकमेंडेशन भी सामने रखे कि हमने ये रिकमेंड किया है। स्थानीय निकाय अनुदान को मूल अनुदान 80% और निष्पादन आधारित अनुदान 20% विभाजित किया गया है। इसको 80 और 20 में विभाजित किया गया है। आपने कितना अच्छा इंप्लीमेंट किया है उसके आधार पर 20% पैसा मिलेगा और मूल अनुदान तो 80 रुपये आपको वैसे ही देंगे केंद्र सरकार के द्वारा। मूल अनुदान का प्रतिशत 50% भाग बिना शर्त होगा, जबकि शेष 50% स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि के आधार पर दिया जाएगा। जो आपको 80 रुपया देगी लोकल बॉडीज को केंद्र सरकार, उसमें से उसने शर्त रखा है कि 50 रुपया तो हम आपको ऐसे ही दे देंगे, 80 में से 40 रुपया तो हम आपको ऐसे ही दे देंगे, लेकिन 40 रुपया में हम देखेंगे कि आपने स्वच्छता कितना बेहतर किया है, अपशिष्ट प्रबंधन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर हम आपकी फंडिंग करेंगे। ये क्या है? आर्थिक दबाव उत्पन्न करना लोकल बॉडी और राज्य सरकार के ऊपर कि ताकि वो बेहतर गवर्नेंस को स्थापित करें। ये इसका टैक्टिक होता है केंद्र सरकार का। यह एक बड़ा ही सुंदर सा बनाया हुआ रूल कानून है। निष्पादन आधारित अनुदान को स्थानीय निकाय स्तरीय परिणाम और राज्य स्तरीय सुधारों के बीच विभाजित किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए के शहरीकरण प्रीमियम अनुदान भी दिया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज को 56,100 करोड़ रुपए का विशेष बुनियादी ढांचा के लिए दिया जाएगा, जिसमें जल प्रबंधन शामिल है, साफ सफाई शामिल है। फंडिंग इतनी की जाती है ना गुरु कि अगर ये वाकई उसको सही से खर्च कर देना तो हम 5 सालों में यूरोप जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे। लेकिन ये खर्चा करते ही नहीं है, सारा किसी न किसी के जेब में चला जाता है। मुखिया बनते ही किसी का घर 1 मंजिल से 3 मंजिल हो जाता है ना। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है। यही वो अनुदान है, आपके ही पैसे हैं। जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार 10 से 40 लाख के बीच है, उनके लिए यह तय किया गया है। 56,100 करोड़ रुपए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन SDRF और SDMF 2,04,401 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वह साझेदारी उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों के लिए 90-10 और बाकी के लिए 75-25 रखा गया है। केंद्र का हिस्सा इसमें 1,55,916 करोड़ रुपए है। बाकी हिस्सा जो है वो 2,04,000 में से ये राज्य के द्वारा खर्च किए जाएंगे। ठीक, अन्य अनुशंसाएं भी की गई हैं। राजकोषीय रोड मैप, केंद्र को वर्ष 2030-31 तक राजकोषीय घाटा GDP का 3.5% तक कम करने की सिफारिश की गई है, इसे वित्त आयोग के द्वारा। इसमें राज्यों के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटा की सीमा GSDP का 3% रखा गया। अब यहीं से आपसे स्टेटमेंट बनाकर अगर सवाल पूछ लेना तो तुरंत आपको दिन में तारे दिखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल के सारे फैन आप देख लेंगे कि कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। एग्जाम में बैठ के ऐसे ऊपर देखते रहते हैं ना जब नहीं आता है, तो वही वाला। क्या रिकमेंड किया है फाइनेंस कमीशन ने कि 30-31 तक आपका राजकोषीय घाटा आपके GDP का 3.5% होना चाहिए और राज्यों का 3% होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है।
ठीक है। इसमें ऑफ बजट उधारी को समाप्त करने और सभी दायित्वों को राजकोषीय घाटे ऋण में शामिल करने की सिफारिश की गई है। केंद्र राज्य संयुक्त ऋण वर्ष 26-27 में जीडीपी के 77.3% से गिर करके 30-31 में 73.1% होने का अनुमान है। केंद्र और राज्य दोनों का अगर हम लोग ऋण को जोड़ लें तो हमारे जीडीपी का वर्तमान में जो 77.3% हिस्सा है वो गिर करके 73.1% होने का अनुमान लगाया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की बात की गई है। सब्सिडरी व्यय, इसमें राज्यों को सब्सिडी विशेष रूप से बिना शर्त नगद हस्तांतरण को युक्ति संगत बनाने के लिए कहा गया है। ये जो आप 10,000 रुपये बांट रहे हैं, 2 लाख रुपये बांट रहे हैं बिना शर्त, इसको युक्त प्रकार से बांटना है आपको, यानी कि जिसको आवश्यकता उसी को बांटे। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो सबके खाते में 10-10 हज़ार भेज दे रहे हैं। समझ में आया कि क्या कहा है वित्त आयोग ने? स्पष्ट अपमार्जन मानदंड पेश करें, ऑफ बजट वित्त पोषण रोकने और सब्सिडी एवं हस्तांतरण के लिए समान लेखांकन और प्रकटीकरण अपनाने की सिफारिश भी की गई है कि आप सामने रखिए चीज़ों को और उसका ऑडिट भी सही से करना चाहिए। ऑडिट हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया, ये बाइलिंगुअल भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वीडियो में देर हो रही थी, इसलिए मैंने बना दिया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में ही नोट्स मिलेगा, तो एक बार आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 21 राज्यों की इस योजना के द्वारा 25-26 में कुल सब्सिडी व्यय का 20.2% हिस्सा प्राप्त हुआ है। 2018-19 में केवल 3% ही था। वर्ष 2025-26 तक बड़े समूह के नगद हस्तांतरण योजनाएं अकेले 47.4% हिस्सेदारी रखती हैं, जो पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा खर्च से काफ़ी आगे जाकर के व्यय किया जा रहा है राज्यों के द्वारा। तो सब्सिडी को थोड़ा सा बोला गया कि लॉजिकल बनाइए, इसको ऐसे ही आप खुले हाथ से ना बांटें, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए राज्य के धन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। ये इसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है वित्त आयोग के द्वारा कि युक्त तरीके से आप बंटवारा करें, हस्तांतरण करें। किसका? तो पैसों का। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो किया जाता है, जैसे चुनाव आती है तो महिलाओं को हम 3,000 देंगे, पुरुषों को कुछ भी नहीं देंगे, महिलाओं को 10,000 देंगे, 2 लाख देंगे, तो ये जो है पैसे के बदले वोट खरीदना, उसके लिए वित्त आयोग ने चेतावनी दी है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? देखिए अगला नेक्स्ट, तो ये सवाल दिए गए हैं, इसे हल करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं तो कम से कम इसे जरूर लिखिएगा। भारत के 14वें वित्त आयोग की जगह पर कर दीजिएगा 15वें वित्त आयोग। संस्तुतियों ने राज्य को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है, इस सवाल को लिखिएगा। और दूसरा सवाल भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। तीसरे में भी 15वां वित्त आयोग लिख दीजिएगा, 16वां वित्त आयोग लिख दीजिएगा और इसको फिर लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वही है टेक्नोलॉजी परिवर्तन वाला। तकनीकी के शेयरों में भारी गिरावट आया है। एंथ्रोपिक क्लाउड को वर्कर, ये इसका नाम है। एक टूल आया है जिसका नाम है क्लाउड को वर्कर, AI टूल है। इसके कारण से स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। कहा जा रहा है कि इन सभी कंपनियों के भविष्य ही खतरे में पड़ जाएंगे। अगर हमारी IT कंपनियों ने AI को समय रहते नहीं अपनाया अच्छे से, बेहतर तरीके से, तो IT सेक्टर में जो हम पूरी दुनिया में लीडरशिप की भूमिका में हैं, वो पिछड़ने लग जाएंगे। IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है भारत में। कोई किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करे, अंत में आना उसको कंप्यूटर के सामने ही है। तो इस प्रकार का सिचुएशन जब है देश में, तब ऐसे में किसी एक AI टूल के द्वारा इतने बड़ी मात्रा में भारत में स्टॉक का गिरना सही संकेत नहीं है। वैसे भी AI क्षेत्र में अभी बहुत बड़े स्तर के ले ऑफ किए जा रहे हैं, मतलब इतने बड़ा स्तर का कि ओरेकल जैसी कंपनी, जिसमें काम करना किसी भी कंप्यूटर इंजीनियर का ड्रीम होता है, ओरेकल बहुत ही बेहतर कंपनी मानी जाती है, उसमें 30,000 लोगों को उसने हटाया है। केवल एक कारण बताया है कि हमें डेटा सेंटर स्थापित करने हैं AI के लिए, उसके लिए फंडिंग चाहिए। तो उन्होंने जिन जिन लोगों को हाई सैलरी पर रखा हुआ था, उसमें से मैक्सिमम को उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उन सब का काम कहीं ना कहीं AI करेगा या कम सैलरी में लोग करने को तैयार हैं। तो गंभीरता समझिए। ये न्यूज़ प्रायः बड़े न्यूज़ नहीं बनते अपने देश में, लेकिन काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। 4 फरवरी 2026 को भारतीय और वैश्विक तकनीकी शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिसमें आपको पता ही है कि भारत और अमेरिका सभी जगहों पर। अमेरिका के स्टार्टअप है AI स्टार्टअप, एंथ्रोपिक नाम है इसका। इसने क्लाउड को वर्कर नामक एक AI टूल लॉन्च किया। ये अमेरिका की AI स्टार्टअप कंपनी है, AI स्टार्टअप है, उसने इस टूल को लॉन्च किया। उस टूल के कारण से लाखों करोड़ यहाँ से स्वाहा हो गए। जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, डेटा एनालिसिस
और लीगल वर्क फ्लो आदि कार्यों को पारंपरिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जैसे सेल्स फोर्स या सर्विस नाउ के बिना ही कर सकता है। जो आईटी में काम करते हैं उनको पता होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, डेटा एनालिसिस बहुत ही कठिन काम होता है। डेटा एनालिसिस पहले इसके लिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं तब जाके करते हैं। अब वो सब कुछ ख़त्म कर दिया इस एक एआई टूल ने, जिसको कहा जा रहा है क्लाउड को वर्कर। आपसे पूछ सकता है साइंस एंड टेक में बंधुओं, प्रीलिम एग्जाम में पूछ सकता है हाल ही में चर्चा में रहा ये टूल क्या है। ओके, क्यों पूछ सकता है? क्योंकि इतने बड़े स्तर का परिवर्तन किसी और टूल के कारण नहीं देखा गया है। इससे निवेशकों में डर फैल गया कि एआई पारंपरिक आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आदि को बदल सकता है और इस कंपनियों को बहुत ही बड़े स्तर का परिवर्तन ला सकता है वो, जिसके कारण से इतने बड़े स्तर का डाउनफॉल हुआ है। इन्वेस्टर्स को डर होने लग गया कि क्या पता ये कंपनियां जो हैं इनका मुनाफा तो कहीं कम नहीं हो जाएगा। निफ्टी के आईटी इंडेक्स में लगभग 6% गिरावट, कोविड के बाद सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट हुई। 10 प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयर गिर गए, जिनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब के शेयर काफ़ी हाई कॉस्ट के शेयर होते हैं। जैसे इन्फोसिस का ही टीसीएस का ही है तो 3000 ज़्यादा का एक शेयर इनका मिलता है। क्लाउड को वर्कर्स क्या है इसको ज़रा समझते हैं। क्लाउड को वर्कर एक एंथ्रोपिक कंपनी का एक नया एआई टूल है जो क्लाउड एआई का एक्सटेंशन है। यह टूल ऑफिस वर्क जैसे फाइल मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, लीगल वर्क फ्लो को ऑटोमेट करता है, अपने आप स्वचालित कर देता है। इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया और यह क्लाउड डेस्कटॉप ऐप का हिस्सा है और इसी के कारण से यह इतना बड़ा परिवर्तन देखा गया है। उद्देश्य क्या है इसका? डिजिटल कोवर्कर की तरह काम करना। यह मल्टी स्टेप टास्क को हैंडल करता है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, एनडीए एनालिसिस, कॉम्प्लाइंस मॉनिटरिंग, सेल्स मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस, यह पारंपरिक सॉफ्टवेयर के बिना ही ये सारा काम यह अपने आप ही कर लेता है। क्लाउड कोड की तरह यह कंप्यूटर फाइल पर सीधे ऑपरेट कर सकता है, यूजर के कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है और पूरा टास्क जो है अपने आप स्वतः पूरा कर सकता है। ये उपलब्धता, क्लाउड डेस्कटॉप ऐप सभी जगहों पर उपलब्ध है जितने भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी क्या है ना कि $100 में और $200 में इसका सब्सक्रिप्शन आता है। एक आईटी इंजीनियर को, अच्छे आईटी इंजीनियर को कम से कम 1.5 लाख रुपए भारत में पे करने पड़ते हैं, लाख सवा लाख पे करने पड़ते। अच्छे आईटी इंजीनियर की बात कर रहा हूँ जिनका 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक। और ये $100 में काम कर रहा है। $100 आज के समय में मान लें 90 रुपये भी मानेंगे तो 9,000 रुपये, बस 9,000 कहाँ और कहाँ लाख रुपए। इसलिए कॉस्ट इफ़िशियंट हो जाएगी कंपनी, उनका खर्चा कम होगा, इसीलिए वो इतने बड़े स्तर तक से लोगों को हटा रही हैं। उदाहरण के लिए यह लीगल डॉक्यूमेंट को रिन्यू कर सकता है, डेटा एनालाइज का रिपोर्ट बना सकता है, फाइनेंस टास्क को ऑटोमेट, ये सारा कुछ यह खुद ही कर सकता है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट सभी जगहों पर देखा गया। आज भी शेयर मार्केट का वही हाल है। उपयोगकर्ता अनुकूल है, कोडिंग की ज़रूरत नहीं, यूजर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है और एआई सारा काम कर देता है। मल्टीटास्क हैंडलिंग है, समय को बचाता है, एक साथ बहुत सारे टास्क हैंडल कर सकता है। क्लाउड कोड की तरह यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, कोडिंग से परे है, ऑफिस टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसको कोडिंग भी नहीं करना है। अगर आज के समय जो है ना, आज के दौर में अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा दौर है जिसमें किसी स्किल की आवश्यकता नहीं है। आपको हिंदी में बात करना आता है तो भी आप काम निकलवा सकते हैं, ठीक। फायदे इसके ये हैं। नुकसान क्या है? सीमित पहुंच अभी केवल मैक सब्सक्राइबर्स के लिए है, अर्थात एप्पल यूजर्स के लिए अभी फिलहाल में है। कंप्यूटर कंट्रोल करने से डेटा प्राइवेसी का जोखिम है। जटिल टास्क पर अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। लॉन्च से आईटी और स्टॉक में गिरावट आई है क्योंकि सर्विसेज जो हैं वो ऑटोमेटेड हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एक चीज़ और है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पर मैं भी हूँ, आप भी होंगे, तो हम सब ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर। इसी प्रकार का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जिसमें उसने सिंगल लाइन का कोड नहीं लिखा और वहाँ पर पता है यूज़र कौन है? वहाँ पर सारे यूज़र एआई टूल हैं।
एआई आपस में टूल बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, वो बड़ा ही फेमस हो रहा है ये। मेटा शायद ऐसे ही करके कुछ नाम है इसका, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में। तो ये एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म, जैसे हम और आप बात करते हैं इंस्टाग्राम पर, वैसे ही ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर सारे एआई टूल आपस में बात करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो ये भी डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन जो है वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जरा इमेजिन कीजिए हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं। टॉपिक देखिए क्या है, वाई कार्बन कैप्चर इज की अचीविंग नेट जीरो गोल। मतलब इसमें कहा गया है की टू अचीव, मतलब कार्बन कैप्चर तकनीक के द्वारा ही हम नेट जीरो को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल एक निबंध पूछा गया पर्यावरण असंतुलन पर। इसका क्या तात्पर्य है? असंतुलन को सबसे पहले आपको डिफाइन करना था कि पर्यावरण तो संतुलित बना करके हमें दिया है, जितना कार्बन का एमिशन होगा उतने पेड़ होंगे, तो इन कार्बन का एमिशन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, हमने कार्बन एमिशन को इंक्रीज कर दिया और पेड़ों को काट करके संख्या डिक्रीज कर दी। इससे इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ, इसी इम्बैलेंस के कारण से कार्बन की मात्रा बढ़ गई है पूरे वातावरण में। इसको कहा था CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब हमारे पास कुछ टूल हैं जिसके ज़रिए हम काम कर सकते हैं। इस कार्बन को अगर हमें कम करना है तो इसको कैप्चर कर लें हम, या तो पेड़ों को बहुत ज़्यादा लगा देते। पेड़ वृद्धि होने में बहुत समय लगता है, तो एक तकनीक है जिसके ज़रिए CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसको वातावरण से हटा दिया जाता है, ठीक है। इसी को कार्बन कैप्चर कहा जाता है। देखिए क्या है कार्बन कैप्चर। बजट अगले 5 वर्षों में कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 2070 तक का हमारा नेट जीरो लक्ष्य हमने रखा है। कार्बन कैप्चर ऐसी तकनीक है जो औद्योगिक स्रोत जैसे स्टील, सीमेंट, पावर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ती, इसे उपयोग में लाती है, भंडारित करती ताकि वह वातावरण में न जाए। वर्तमान में 45 वाणिज्यिक कॉमर्शियल CCUs भारत में काम कर रहे हैं। ये सुविधाएं प्रतिवर्ष 50 मिलियन टन CO2 को कैप्चर करती हैं। 2030 तक 435 मिलियन टन CO2 प्रतिवर्ष कैप्चर करने की क्षमता आवश्यक है, जिसके लिए हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा निवेश करें इसमें। इसलिए भारत सरकार ने इसमें निवेश किया है 20,000 करोड़। अगले 5 वर्षों में CCU यानी कि कार्बन कैप्चर यूनिट्स स्थापित करने के लिए खर्चे किए जाएंगे। 1 अरब टन प्रतिवर्ष की क्षमता तक 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी इसमें कहा गया है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है ये कि कार्बन कैप्चर तकनीक आखिरकार होती क्या है और कैसे काम करता है, उसको ज़रा हम लोग समझते हैं। CCUs कैसे काम करता है? तो यह एक ऐसी तकनीक है जो औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे बिजली उत्पादन, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरी से निकलने वाले CO2 को करती है ताकि वह वातावरण में न जाए। इसके 3 चरण होते हैं, पोस्ट कंबसन, प्री कंबसन और ऑक्सी फ्यूल कंबसन। इस 3 तरीक़ों से इसको कैप्चर किया जाता है, जिससे 90 से 95% कार्बन एमिशन को यहाँ पर सोर्स पर ही कैप्चर कर लिया जाता है। और इस कैप्चर को हम लोग किसी उत्पाद में बदल सकते हैं, या तो ज़मीन के अंदर इसको हम गहरे ज़मीन में गाड़ सकते हैं, जिससे क्या हो, यह हज़ारों वर्षों तक वहीं पर दबा हुआ रहे और वातावरण को नुकसान न पहुंचाए। फिलहाल में अमेरिका में सबसे ज़्यादा कार्बन कैप्चर यूनिट स्थापित हैं दुनिया में, और भारत सरकार भी इसे स्थापित कर रही है। इस टॉपिक को भी याद रखिएगा, इससे मैंने पढ़ा दिया है आपको। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।